नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके हूँ आपके लिए नौवां एपिसोड और आज तारीख होगी है 16 जनवरी 2025। तो भाई जितने भी आज मैं टोटल आपके लिए 19 क्वेश्चन लिख के आया और 19 के 19 PYQ, जिसमें से 15 क्वेश्चन है हमारे साइंस सब्जेक्ट के, बाकी 4 क्वेश्चन है हमारे ज्योग्राफी के, स्टैटिक्स जीके के, ये समझ लो ज्योग्राफी के, ये भूगोल के। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये ऐसे मैं क्वेश्चन लिख रखे, इसके ये 4 ऑप्शंस है और ये है कि ये भाई कब कब PYQ, कब कब प्रीवियस ईयर में पूछा गया। एक बार MTS में पूछा गया, GD में पूछा गया, ये आर्मी की भर्ती थी, CGL में पूछा गया, CDS में, CTET में ये तारीख है कि भाई कब कब पूछा गया। और ये है 2 का मतलब है शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। और इससे और भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, लेकिन मैंने पिछले 5-4 साल के इंक्लूड लिख रखे हैं, बाकी 2014 में, 15 में, 16 में पूछे गए। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ भाई, कल मेरे साथ बहुत बुरा ये हुआ कि मैंने लगभग आधे घंटे की 30 मिनट की वीडियो बना ली थी, लगभग 10 क्वेश्चन बना लिए थे। फिर अचानक से मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गई गलती से। तो आगे के जो 10 क्वेश्चन है ना, 30 के बाद के 10 क्वेश्चन, वो तो मैंने सही बना दिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि मैंने ये पहले सॉल्यूशन करा दी थी। सॉल्यूशन तब कराए थे क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बना चुका हूँ, ये दोबारा बना रहा हूँ, इसलिए भाई थोड़ा सा वो कर लेना, बाकी मैं समझाऊंगा पूरा, ठीक है। ये मैंने पहले पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें समझाई थी, जैसे मैं डेली समझाता हूँ, लेकिन वहाँ क्या वो डिलीट हो गई, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ ये वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खालिस्तान की मौजूदगी में होती है। क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी, सल्फर, नाइट्रोजन, कैडमियम। कह रहे प्रकाश संश्लेषण, बोले तो फोटोसिंथेसिस किसके मतलब मौजूदगी में होती है। सल्फर चाहिए, फोटोसिंथेसिस नहीं, हमें चाहिए सूर्य की रोशनी। आपने सुना होगा सूर्य की रोशनी से ही तो फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ अपने वो भोजन बनाते हैं। हाँ, तो वही है क्लोरोफिल, ये भी वही है, ठीक है। अब सुनो, देखो ये कोई पेड़ है, पेड़ क्या, हम क्या लेते हैं, हम अपने शरीर के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अरे तभी तो जीते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ इसका उल्टा करता है। पेड़ अंदर तो CO2 लेता है ना CO2, और बाहर छोड़ता है क्या, ऑक्सीजन। CO2 लेता है प्लस पानी लेता है, हम भाई पानी में डालते हैं H2O वाटर, और ये दोनों कन्वर्ट किस में होते हैं, ग्लूकोज में। पेड़ हमें क्या देता है, ग्लूकोज देता है, मतलब कुछ भी भोजन वगैरह, फल वगैरह जो भी देते हैं वो देता है, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकालता है, ठीक है। ये करता है। अब कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लियो, याद कर लियो या प्यार से मान जाओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला भाई साहब ये रट लियो, C6H12O6, 6 12 6। भाई साहब रट लियो, फायदा में होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला आज से मैंने नो समझ लो 10th क्लास में याद किया था। ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। फिर आता है, एक होता है भाई वो क्लोरोफिल। क्या होता है ये क्लोरोफिल पूछ रहे हैं ना भाई, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होता क्या है भाई से। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कलर कैसा होता है, वो होता है ग्रीन कलर का होता है। और ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर होता है ड्यू टू मैग्नीशियम की वजह से होता है, ठीक है, समझ गए। और मैंने आपको 5वें एपिसोड में ये बता दिया था कि पौधों में फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, वो होता है फ्लोएम की वजह से, और वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होते हैं जाइलम की वजह से, ठीक है। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, जिड्डी में, सोल्जर जिड्डी में पूछा गया था, क्या लखनऊ में हुआ था, पता नहीं कब हुआ था। उसमें पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस है ना, सबसे ज्यादा कौन सी लाइट में होता है। आपको पता है सनलाइट में होता है, सनलाइट में, अभी मैंने बताया, ठीक है। सूर्य की रोशनी भाई साहब 7 कलरों से मिलके बनी है। अब 7 में भी अगर पूछे सबसे ज्यादा किस में होती है, वो होती है भाई साहब रेड लाइट में, ठीक है। और एक है कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये कैसा प्रोसेस है, मतलब कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो वो होती है सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी में। मतलब सूर्य से हम फोटोसिंथेसिस लेती है, मतलब सोलर एनर्जी लेता है और उसको केमिकल में, मतलब रासायनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन द्वारा होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक्स विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो कैसे होता है, ये MTS में पूछा गया, MP पुलिस में। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल, मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपको प्रजनन होता क्या है, ये होता है भाई फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग के साथ, मेल का स्पर्म एग
ये दोनों मिलकर क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन, इसे ही कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, आरपीएससी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 18 फरवरी 2019 को। कि होता क्या है भाई साहब, 4 डेफिनेशन थी। एक तो ये था, एक कुछ था मतलब फ्यूजन ऑफ ओवरी वेजाइना या फिर कुछ भी, मतलब मेरे ध्यान नहीं है जो भी था, लेकिन ये जो आंसर ये आएगा, समझ गए होंगे, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये होता है भाई साहब जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे किस में होता है, एग्जांपल मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। मैमल्स तो हम ही हो गए, जानवर, मनुष्य जीवन हो गए, ठीक है। कुछ जानवर भी है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी। रेप्टाइल्स जैसे ये जो मतलब ये ऐसे क्या करते हैं, अरे यार, रेंगते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। छिपकली हो गई, सांप हो गए, ठीक है। अब आता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये किस में होता है, ये होता है भाई साहब फिश में होता है, ठीक है, एक्सटर्नल। जैसे ये एक फीमेल फिश है, ये एक मेल फिश है, इसने एग्स डोनेट किए और इसने स्पर्म डोनेट किया, तब ये एक फिश न्यू डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। ये एक्सटर्नल सीधा पूछेगा किस में होता है, निम्नलिखित में से किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है भाई साहब फिश में। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने एक खूब नाम सुना होगा इसका, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भाई साहब रट लो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये लेबोरेटरी में होता है, ठीक है। और ये एक बच गया एक्स विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। मनुष्य से इसका कोई लेना देना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत, वरामिर। देखो शल्य चिकित्सा को इंग्लिश में कहते हैं सर्जरी, जो सर्जरी करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं बोले तो उसका जनक किसे कहा जाता है। आदम के जमाने में, ये तो ऑपरेशन तो अब नाम पड़ा है, इसको आदम से जमाने से किया जा रहा है, तो किसने शुरू किया था, वो था भाई साहब सुश्रुत, ठीक है, इसने किया था। और इसकी इसीलिए एक मूर्ति है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। मेलबर्न वो एक क्रिकेट ग्राउंड है ना, इंडिया के मैच होते हैं, हाँ वही, ठीक है। ग्राउंड में नहीं है, मतलब शहर में है, ठीक है। एक है भाई साहब पतंजलि। पतंजलि किससे संबंधित है, योगा से, योगा से। चरक, चरक क्या है, चरक नहीं दिया था भाई साहब, आयुर्वेद दिया था, ठीक है, जड़ी बूटियां, ठीक है। वरामिर क्या था, ये था भाई साहब भद्रबाहु का भाई था एक। अब सुनो मेरी बात, भद्रबाहु कौन था भाई साहब, जैन धर्म, आपने खूब नाम सुना होगा। जैन धर्म दो भागों में बांटा था, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर वो थे जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर वो थे जो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है। इनका जो लीडर था ना दिगंबर का, वो था भद्रबाहु, और भद्रबाहु का भाई था वरामिर, ठीक है। अब आता है ये क्या बोलते हैं, जैन धर्म। जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था, वो था भाई साहब ऋषभ देव। रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो, ये सब मत करो किसमें टूटा किसमें, हटाओ इसो, ये चीज याद करो। और 24 अपना महावीर स्वामी था, ठीक है, पहला जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पेनिसिलिन की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 और 3 6 कितना 7 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सीपीओ में ये पूछा गया, एमटीएस में ये पूछा गया, जेई में ये पूछा गया, एनटीपीसी में ये पूछा गया, यूपी पुलिस में ये पूछा गया। सबसे पहले आते हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे याद करो, पेनिसिलिन पेन होता है ना हमारा, ये मैं लिख रहा हूँ ये पेन, और फ्लेमिंग मतलब फ्लाई। पेन को मैं फेंकूं, देखो फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई। पेन को क्या करूंगा, पेनिसिलिन मतलब पेन को फ्लाई करूंगा, फ्लेमिंग। बस ऐसे याद करना भाई, इतना ही दिमाग लगाना, ऐसे ज्यादा मत लगाइए, ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी खोज कब की गई, 1928 में की गई, 28 में, ठीक है, ठीक है। और इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला था 1945 में। रट लो, याद कर लो, कुछ कर लो। 28 में तो इसने खोज की पेनिसिलिन की, और किस 15-17 साल बाद 45 में नोबेल, ठीक है। पेनिसिलिन होता क्या है, पेनिसिलिन होता है ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं ना भाई, कोई बीमारी होगी बैक्टीरियल, तो उससे लड़ने में मदद करते हैं, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। और उनका भी ग्रुप क्या कहलाता है, पेनिसिलिन। जो मदद करते हैं उनको तो एंटीबायोटिक, और इनका भी ग्रुप मतलब ये, इसको पेनिसिलिन कहेंगे, ठीक है, ठीक है। एक ऑप्शन में है रॉबर्ट कोच, ए ऑप्शन। रॉबर्ट कोच क्या है भाई साहब, इसने क्या किया था, इसने एंथ्रेक्स
टिब्बी और कोलेरा, ये 3 बीमारी है। ये किससे होती है? ये होती है भाई बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होते हैं, एंथ्रेक्स, टिब्बी और कोलेरा, ठीक है। और इनके लिए इसने ये सुनो मेरी काम्स की बात, देखो इसने खोज की थी कि जो एंथ्रेक्स है ना, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, टिब्बी होता है ना कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, कोलेरा होती है ना कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये सब खोजा था किसने? कोच ने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने। सारी तीनों कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। एक आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है भाई साहब? ज्यादा मोस्टली एनिमल में पाई जाती बीमारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाई जाती है, मैं ये कह रहा हूँ मोस्टली एनिमल, जानवरों में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में पाई जाती है। कैसे भाई? मैं मतलब पशुओं की मतलब हाथ लगा दूंगा या फिर गंदे हाथ वो छू लूंगा ऐसे वगैरह, तो ये फैल जाती है, फैलने वाली बीमारी है। टिब्बी में सबसे ज्यादा कौन सा रोग प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रट लेना। अब आता है एक लुई पास्चर। लुई पास्चर ने सबको बताया, बच्चे को रेबीज का टिक्का किसने खोजा? लुई पास्चर। लेकिन एंथ्रेक्स का टिक्का भी किसने खोजा? ये भी लुई पास्चर। रेबीज कुत्तों बिल्ली में चमगादड़, मैंने कल ही बताया शायद, अब चमगादड़ की वजह से भी रेबीज होता है, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रेक्स है ना, ये भी एनिमल्स में पाई जाती है, और इसके टिक्के की खोज इसने की थी। कोच ने तो क्या किया था? बस ये बताया भाई ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अरे भाई हमें ये नहीं पूछना किस बैक्टीरिया की वजह, हमें ये इसका इलाज बताओ, और इलाज मतलब इसका टिक्का वैक्सीन बताई थी लुई पास्चर। ये बढ़िया आदमी था, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब इसे कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सीधा पूछेगा निम्न में से किसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं? लुई पास्चर। क्यों भाई फादर? भाई मार गए यार इसने वैक्सीन बनाई है, ये तो पागल था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली के किस हिस्से से शुरू होता है? मुंह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, पेट से? देखो एमटीएस में पूछा गया, सीजीएल पूछा गया। देखो सबसे पहले कह रहे हैं हम भोजन लेते हैं, ये हमारा शरीर टिक 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 टिक, तो यहां से खाना शुरू करेंगे मुंह से, तो नीचे जाएगा भोजन जाएगा, तो कहां से शुरू होता है? ये मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन, और मुंह में पाचन होता है आहार जो नली होती है ना, मतलब ये यहाँ से नली इसमें खाना जाता है, ये शुरू कहाँ से होती है? ये मुंह से ही शुरू होती है, और पाचन भी मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुख से। और मुंह में जो पाचन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लार की वजह से। जो लार होती है ना हमारे से सलाइवा, उसकी वजह से होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सलाइवा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है अमाइलेज, ठीक है। और अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। स्टार्च, जो स्टार्च हम खाते हैं ना, मतलब उसको शुगर में, मतलब समझ गए होंगे, माड़ में कन्वर्ट कर देता है। एंजाइम कौन सा पाया जाता है? अमाइलेज, ठीक है। अब कहते हैं सबसे पहले मुंह आएगा, खाएंगे जब, मुंह के बाद गला आएगा, फिर आहार नली, फिर छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो छोटी आंत है ना, वो बड़ी आंत से बड़ी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 20 फीट, और इसकी होती है 5 फीट। अब देख लो कौन सी लंबी है। अब आता है पेट, होता है हमारा पेट। जो पेट है, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, मुंह हो गया, पेट। पेट में क्या होता है? पेट एक जूस सीक्रेट करता है, एसिड जूस सीक्रेट करता है। कौन सा? वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा सीक्रेट मतलब ज्यादा जूस मतलब निकाल दिया ना, प्रोड्यूस कर दिया, तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, और फिर हम लेते हैं इनो। अब देखो एसिड प्लस बेस क्या मिलके बनते हैं? साल्ट प्लस वाटर। एसिड बोले तो अम्ल, और बेस क्षारीय, क्या बनते हैं? साल्ट प्लस वाटर। ये क्या होती है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब इसमें सब कुछ मतलब न्यूट्रलाइज होगा भाई। एसिड थी, उसमें बेस आ गया, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो, ठीक है। एसिड तो यहाँ पर HCl थी, फिर हम लेते हैं इनो, एंटासिड लेते हैं। इनो वो खाते हैं ना, 2 रुपए खाते हैं एक, पता नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं है, तो वो लेते हैं ताकि हमारा पेट का दर्द कम हो जाए। मतलब एसिड ज्यादा हो गई तो हम फिर बेस लेंगे, समझ गए? ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है? मतलब सबसे बड़ा भिखारी। देखो ये मैं हूं भाई साहब, और ये कोई ए आदमी है, और ये कोई बी आदमी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा? इससे भी पैसे ले लूंगा, और इससे मैं क्या हूं? सबसे बड़ा भिखारी हूं। भिखारी है ना, वो ए से भी भीख मांगेगा, बी से भी। यूनिवर्सल रिसीवर मतलब रिसीव करना, लेना, तो ए से भी लेगा और बी से भी लेगा, तो ए बी। देख 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, बस ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, इससे ज्यादा याद मत करना, ठीक है। फिर आता है सबसे बड़ा भिखारी ए बी,
और सबसे बड़ा दानवीर ओ, बस इतना याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ याद कर रहे। अब प्लस माइनस भी समझा दूं। सबसे बड़ा भिखारी मतलब एबी, अगर किसी के पास 100 रुपए है और वो उसने भीख मांग मांग के 10 रुपए इससे ले लिए, 10 रुपए इससे, उसके पास हो गए 120 रुपए, मतलब प्लस 20 रुपए हो गए या नहीं हुए। अरे 100 रुपए थे और 10 हिस्से ले लिया, 10 हिस्से भीख मांग में, अब 120 हो गए, मतलब प्लस 20 हुए ना। तो जो भिखारी मतलब जो लेगा ना उसके साथ प्लस का निशान आएगा, और जो देगा उसके पास माइनस चले, मतलब 100 रुपए थे किसी के पास, उसने 10 दे दिए तो उसके पास -10 हो गए। समझो, जो लेगा ना उसके पास तो प्लस आ जाएगा और जो देगा उसके पास माइनस आ जाएगा। तो सबसे बड़ा भिखारी ए बी ये है, तो प्लस आएगा भाई, भिखारी मतलब लेगा प्लस आ गया। अब बता सबसे बड़ा दानवीर, ओ भाई मान गए यार, तो बहुत बड़ा दानवीर है, तो वो आएगा ओ देगा तो फिर नेगेटिव है। और ये क्वेश्चन पूछा गया किसमें, सीजीएल में पूछा गया था। एक बार तो देखो सीजीएल 10 अगस्त 2017 को पूछा गया, फिर 6 दिन बाद 16 अगस्त 2017 को पूछा गया। 10 अगस्त को पूछा गया था ये क्वेश्चन, अब कौन सा रिसीवर है, और 16 अगस्त को पूछा गया सबसे बड़ा दानवीर कौन सा है। समझ गए, ठीक है। अब आता है कि जो ब्लड ग्रुप को ये 4 है ना, ए बी और ओ, इसमें किसने डिवाइड किया था, विभाजित करने वाला कौन था, वो था के लैंड स्टिनर। सीधा पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। अब आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 जून को, मतलब जून में हमारी छुट्टियां पड़ती हैं, तब हम रक्त देते हैं, खून देते हैं, तो 14 जून, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, कार्बन, सल्फर, क्रोमियम, निकल। अब एक काम करो, इन ऑप्शन को मारो गोली, बस इतना याद करो, स्टेनलेस जो स्टील होता है ना वो किससे मिलके बनता है भाई साहब, 3 चीज याद कर लो, 3 चीजों से मिलके बनता है। एक तो होता है आयरन, एक होता है निकल, और एक होता है क्रोमियम। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कार्बन और डालते हैं, और जो कार्बन होता है ना, ये क्यों डालते हैं, ये डालते हैं ताकि इसकी जो मतलब हार्डनेस है ना उसको बढ़ाने के लिए। मतलब जो स्टील होता है ना उसमें एक तो लोहा, भाई अरे स्टील की बाल्टी होती है ना हमारे घर में, होती है भाई साहब, और वो मतलब थोड़ा लोहा लोहा सी, मतलब आयरन की तरह लोहे की जैसी नहीं दिखती, तो उससे याद कर लो लोहा होता है। एक होता है निकल, हट, स्टील को कहेंगे तू निकल यहाँ से, निकल हट, निकल हट, 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 ऐसे कर लो। एक होता है क्रोमियम, ये अपना याद कर लेना, और कार्बन इसमें इसलिए डालते हैं ताकि ये थोड़ा मजबूत रहे, हार्ड बना रहे, ठीक है। अब करें नहीं, किसका प्रयोग नहीं किया जाता, किसका नहीं किया भाई, कार्बन थोड़ा सा डालते हैं, ठीक है। सल्फर भाई नाम नहीं, क्रोमियम रहता है, निकल होता है, एक आयरन होता है, तो सल्फर नहीं होता, ठीक है, ठीक। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। एक क्वेश्चन पूछता है जो ब्रास होता है ना वो किस किस से मिलके बनता है, वो मिलता है कॉपर प्लस जिंक, जेड एंड जिंक से। एक सीधा पूछेगा ब्रोंज जो होता है वो किससे मिलके बनता है, क्रोम प्लस टिन। ऐसे ही स्टेनलेस स्टील है, अगली बार ब्रोंज दे देगा, बता क्या कर लेगा भाई साहब। एनडीएम पूछा गया था ये क्वेश्चन 2023, वहां से 1.5 साल पहले, ऐसे नहीं कह रहा, याद करना है, ठीक है। कैसे याद करो ब्रोंज, भाई साहब मैंने याद किया है, जो ब्रॉन्ज मेडल आते हैं ना ओलंपिक्स में, तो मैं क्या है ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। कैसे लेके आया भाई साहब, मैंने मेहनत करी, और मेहनत कैसे, टीनों में मेहनत की है। मेरे घर में मतलब क्या नहीं, छत नहीं थी घर पर, तो मैंने क्या किया, टीनों में मेहनत की, ऊपर छत नहीं थी, टीनों में, मतलब टिन। ऐसे याद करने का तरीका है प्यारे, तो भाई टिन में पढ़कर मतलब कॉपर याद ही कर लो। अरे एक होता है जर्मन सिल्वर जो स्टेनलेस स्टील थे, तो भाई साहब परसों ही बताया था जर्मन सिल्वर में किस, इसमें भाई साहब सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जर्मन सिल्वर में नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, नाम इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कॉपर जिंक और निकल, ठीक है, मतलब कॉपर प्लस जिंक। इसमें ब्रास होता है प्लस निकल होता है, समझ गए। एक याद करो, और 2 और 3 और स्टेनलेस स्टील, भाई चार याद कर लो, फंसेगा, सीधी बात है, बाकी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, धातु ऑक्साइड स्वभाव में खालिस्तान होते हैं, उदासीन, जैविक, अम्लीय, क्षारीय। सीजीएल में 2019 में पूछा। देखो धातु ऑक्साइड मतलब जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय एसिडिक, या फिर बेसिक होते हैं, क्षारीय, जैविक मतलब ऑर्गेनिक होते हैं। देखो मैं कोई भी अब एग्जाम्पल लेता हूँ, आप क्या करो, जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी वो तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझो, अगर नहीं पढ़ रही वो सीधा दवाई रटो, सीधी बात है। जिसने 8th थी 12th में, देखो मेटल ऑक्साइड, मेटल Mg है, मैग्नीशियम है, कोई मेटल है मेटल का ऑक्साइड MgO हो गया, ठीक है। उसके साथ अगर मैं HCl, मतलब HCl क्या है, एसिड है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ पेट में HCl क्रिएट होती है वो एसिड के लिए,
HCl क्या मिलके बनते हैं, MgCl2 बनेगी, MgCl2 प्लस 2H2, मतलब हाँ H2O वाटर बनेगा। मतलब ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, साल्ट है, ये क्या है, एसिड है। मतलब आपने पढ़ा था एसिड प्लस बेस मिलके साल्ट प्लस वाटर बनते हैं। अगर ये एसिड है, ये साल्ट है, ये वाटर है, तो फिर ये बेस होगा या नहीं होगा? अरे यही पूछ रहा हूँ। और ये है मेटल ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड स्वभाव में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, सीधी बात है। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है वो समझ जाएगा, अगर नहीं पढ़ रखा ना तो भाई रट लो, सीधी बात यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोरंडम किसका एस्क है, एल्यूमिनियम का, लोहे का, तांबा का या चांदी का? आप इसके मारो गोली ऑप्शंस की। आपको बस इतना याद करना है कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है बस। कोरंडम का भाई साहब फॉर्मूला होता है Al2O3। अगर 2019 में पूछा गया था, अगर आपको ये पता है कि Al2O3 इसका फॉर्मूला है तो ये क्वेश्चन कर दोगे, रटोगे जब तो कुछ नहीं होना। कोरंडम में कह रहे किसका एस इंग्लिश में कहते हैं और है, मतलब कोरंडम में क्या पाया जाता है, कुल मिला के मोटा तौर पे ये कह रहा है। तो कोरंडम Al2O3 मतलब ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, हाँ यही किसका है, एल्यूमिनियम का है। लोहा है Fe नहीं है, हटा दो। तांबा Co है नहीं है। चांदी Ag है नहीं है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक चीज और, दुनिया का जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट वो कौन सा है, वो तो भाई साहब डायमंड है, अपना हीरा, ठीक है। लेकिन दुनिया का सेकंड नंबर पर कोरंडम ही है भाई साहब। सबसे हार्ड तो कौन है, डायमंड है। और अगर सेकंड नंबर पर पूछे जब कौन है, जब अपना कोरंडम ही है, ठीक है। एक होता है मिश्र धातु, एक होता है एलोय, एक होता है और, मतलब मिश्र धातु और अयस्क। इसमें अंतर क्या होता है, देखो जो अलोय होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जैसे कोई बाल्टी है पानी की बाल्टी में हमने क्या मिला दिया, पानी में H2O में मिल्क मिला दिया, दूध मिला दिया, तो क्या होगा भाई, दोनों हम डिवाइड कर सकते हैं भाई। अब दूध कौन सा है पानी कौन सा, नहीं कर सकते। वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस वो होता है जैसे पानी के अंदर तेल मिला दिया तो दोनों अलग अलग ही दिखेंगे, तेल का ही दिखेगा पानी का, मतलब हेट्रोजीनियस अलग अलग। तो कोरंडम कैसा होता है, ये होता है हेट्रोजीनियस। इसमें एल्यूमिनियम की लेयर अलग, ऑक्सीजन की लेयर अलग दिखेगी। और जो ब्रास होते हैं अभी पढ़ा, और जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मेडल भाई से कॉपर और टिन होता है। तुम पता लगा दोगे भाई, ब्रॉन्ज मेडल जो लेके आते हैं गोल गोल ऐसा, मतलब मेडल होता है, ठीक है, ये जो भी है। तो इसमें तुम पता लगा दोगे भाई कॉपर ये रहा, देखो ये कॉपर और ये टिन नहीं लगा सकते क्योंकि ये होमोजीनियस है, मिक्सर मतलब मिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रास होता है वो भी मिक्स होता है, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन मिट्टी महक वाला पदार्थ है, इथेनॉल, एस्टर, अमोनिया और क्या नाम है इसका, मिथेनॉल। देखो भाई, हम आइसक्रीम लेते हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स की होती है, जैसे ऑरेंज फ्लेवर हो गए, वनीला फ्लेवर हो गए, ये सब भाई सब फ्लेवर कुछ नहीं होता, ये सब होता है एस्टर का कमाल है। मतलब जो मिट्टी वो भाई ऐसी सुगंध दे रहा है, वो ऐसी महक फलाना दे, वो सब एस्टर की वजह से होता है। मिट्टी महक कौन देता है, एस्टर देता है, ठीक है। अब ये एस्टर होते क्या है, ये होते हैं भाई साहब एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे COOH है, इसके साथ ये क्या है, एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, ये है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों मिलके RCO आएगा, OR बनाते हैं। ये क्या, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टर्स ही बनते हैं, दोनों में मिलकर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टर, ये जने एस्टर में बन गए, ठीक है, कुछ भी बन जाएगा, ऐसी होती है एस्टर। अब मैं जो बोल रहा हूँ एसिड के फंक्शनल ग्रुप, बेस के फलाना दिख रहा है, अल्कोहल, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके पास केमिस्ट्री नहीं थी उसको। तो भाई एक काम करो, मिट्टी महक, मिट्टी वाह क्या महक है, एस्टर याद कर लियो, रट लियो, कुछ कर लियो। 2023 में पूछा गया, मतलब आज से सही 1.5 साल पहले पूछा गया, आगे पूछा जाएगा, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है भाई साहब, रट लियो इस क्वेश्चन, ठीक है। एस्टर मिट्टी, एस्टर कैसे दे, CHSL में ये नहीं पूछा गया निम्नलिखित में से मिट्टी महक कौन दे, इसमें ये पूछा गया था एस्टर कैसी महक देता है। ऑप्शन था मिट्टी महक, खट्टी महक, फलाना महक, दिखड़ी महक। तो क्या आएगा, एस्टर आएगा, मिट्टी महक। एक है भाई साहब अमोनिया क्या है, ये तो भाई साहब वीक बेस है, NH3 क्या है, वीक बेस है, मतलब बेस बोले तो क्षारीय है, ठीक है। इथेनॉल एक होता है मिथेनॉल। जो शराब पीते हैं ना, दारू पीते हैं, 2 घुट पिला दे साथ या बाकी मेरे पे छोड़ दे, तो जो शराब होती है वो कैसी होती है, हम पीते हैं, वो होते हैं इथेनॉल। और जो मिथेनॉल होते हैं ये होती है जहरीली शराब, कई बार सुना है ना, जहरीली शराब पीने से फलाना मर गया, दिखड़ा मर गया, वो सब होते हैं मिथेनॉल शराब से, ठीक है भाई। मुझे लगता है भाई, देखो सुनो, कल मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये 2 वीडियो बनाई थी।
पहली वीडियो 30 मिनट की, दूसरी लगभग 25 मिनट की बना दी, टोटल 55 मिनट की बन गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखा तो भाई पहली वीडियो डिलीट हो गई। तो लास्ट की जो 25 मिनट की है ना, वो तो मेरी बच गई, मेरी फ़ोन में सेव है, और जो शुरू की है वो मैं दोबारा बना रहा हूँ अब ये वीडियो। तो अब पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन, शायद मैंने 10 क्वेश्चन तक ही पहली वीडियो में थे, अब मेरे ध्यान भी नहीं है। चलो ये क्वेश्चन और करा देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन भी शायद नहीं किया, इसी में था इसलिए दोबारा कराना पड़ेगा। 11 नंबर, बस एक क्वेश्चन और करा दे। तो भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, ये दिया था न्यूलैंड के। न्यूलैंड मतलब ऑक्टेव मतलब 8 8 8 आ रहा है ना, ऑक्टेव कुछ 8 8 8 ऐसे याद कर लो। 8 ओवरों का मैच था न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड 8 ओवरों का मैच किसके था, न्यूजीलैंड न्यूलैंड। ठीक, अब सुनो भाई होता क्या है भाई साहब, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी कभी बचपन में, उसमें क्या होता था भाई साहब, 8 एलिमेंट, अगर हम 8 एलिमेंट्स को अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार लगाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा, अगर इनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार लगाए तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, जो पहले वाले की, इसके 8 एटॉम एलिमेंट्स के बाद जो आएगा 9वां, उसके साथ सेम प्रॉपर्टी का होगा। इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ सेम होगी 10 एक साथ, इसकी इसके साथ होगी 11, मतलब 8 + 8, ये सब है +8 के बाद प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, फिर आता है कब दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव कब दिया, ये दिया था 1865 में दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2023 में 21 जुलाई को, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कब दिया गया, कब आया, मतलब 1865 में, रट लो। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सिर्फ अप्लीकेबल कहाँ तक है, अप्लीकेबल टिल कहाँ तक है, कैल्शियम तक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, बस यहाँ तक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरआरबी ग्रुप डी में 9 सितंबर 2022 को, कि कहाँ तक अप्लीकेबल, ऑप्शन ये नहीं था कैल्शियम, ऑप्शन था लाइट एलिमेंट तक, लाइट जो एलिमेंट हल्के, या फिर जो बाहरी एलिमेंट है, या फिर कुछ और फलाना दिखा। तो ये क्या है, 20 तक, 20 से नीचे नीचे के लिए एप्लीकेबल है, तो लाइट एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है। अब आता है मेंडलीव। मेंडलीव क्या है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। एक एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, कि जो सोडियम है ना, सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी किसके समान मिलेगी, निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट के समान इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। सोडियम का क्या है, 11 है, तो इसकी किसके साथ मिलेगी, या तो +8 कर दे या -8 कर दे, या तो 19 जिसका एटॉमिक नंबर 19 है उसके साथ मिलेगी, या फिर जिसका एटॉमिक नंबर 3 है उसके साथ। ऑप्शन में था हीलियम, तो हीलियम आएगा, समझ गए। और इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, कहाँ तक, कम से कम 20 एलिमेंट तो याद करो लगातार, सीरियल वाइज, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फलाना दिखड़ा, ऐसे 20 तक याद करो भाई, रटने से कुछ नहीं होगा, 20 तक याद करनी ही पड़ेगी आपको, सीधी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विल्हम रोंटजेन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक बल्ब की, थर्मोडायनेमिक्स, एक्सरे की। तो देखो रोंटजेन ने किसकी खोज की थी, इसने की थी एक्सरेज की। सबसे पहले भाई हेडफोन लगा लो, मैं आपको याद करने की तरकीब बताऊंगा। ठीक है, हेडफोन लगा लिया, ठीक है। अब सुनो, रोंटजेन, रांड रांड आ रहा है, रांड 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 कौन थी, मेरी एक्स थी। मेरी एक्स क्या थी, रांड थी। भाई मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, बस मेरा इंटेंशन ये है आपका 1 नंबर जुड़ाने का, कि आपका 0.25 नंबर कटे नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, बाकी कुछ गलत नहीं है, बस याद करने की तरकीब है। रांड क्या थी, एक्स थी, रोंटजेन एक्सरे। ठीक, अब सुनो मेरी बात, कब खोज की, इसने खोज की थी 1895 में खोज की। ठीक है, इसके लिए खोज की, इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला, इसे नोबेल पुरस्कार नोबेल मिला 6 साल बाद, मतलब 1901 में, जब नोबेल शुरू हुआ ना 1901 में। और कौन सा देश देता है, स्वीडन देश देता, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। एक है भाई साहब इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताओ ना, किसने, थॉमस सिल्वा एडिसन ने की थी।
ठीक है, कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। एक आता है जो एक्स रेज होती है ना, एक्स रेज, इनकी भाई साहब वेवलेंथ कितनी होती है, तरंग दैर्घ्य कितना होता है, इनका होता है 10⁻11 से लेकर टू 10⁻8 तक होता है मीटर। ठीक है, ये सब इनका तरंग दैर्घ्य होते हैं। और जो एक्स रेज होते हैं वो मतलब उनमें एनर्जी तो हाई होती है और लेकिन उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है भाई, 10⁻18 बहुत कम होगी ये तो, 10⁻11 सॉरी। तो इनकी एनर्जी तो हाई होती है लेकिन वेवलेंथ इनमें बहुत ही कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक है भाई थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कल ही मैंने बताया था कि जो एनर्जी है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज होता है कंजर होते नहीं, इसने एक्सरे खोज की थी। परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस पर आधारित होती है, ई मतलब फॉर्मूला है, तो बताओ कौन सा सही है। संलयन मतलब फ्यूजन, FUSI। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ई बराबर mc²। भाई रट लो ये फॉर्मूला, ई बराबर mc²। ठीक, ये फॉर्मूला किसने दिया था, मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई साहब आइंस्टीन मास इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए में। क्या पूछा गया था कि जो मतलब इसे क्या कहते हैं, आइंस्टीन की कहते हैं, रदरफोर्ड की कहते हैं, या फिर वो है ना, अरे यार एक डोमेन था, डोमेन थ्योरी ऐसा ही कुछ था, पता नहीं क्या नाम था, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो ये किसने, आइंस्टीन ने दिया था, तो आइंस्टीन मास इक्वेशन कहते हैं और ये एनडीए में पूछा गया। ठीक है, अब बताइए इसका मतलब क्या है। ई फॉर एनर्जी, मास और सी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या होता है भाई साहब, ये कहता है कि जो एनर्जी और मास है ना, ये एक ही चीज़ के मतलब दो फॉर्म होते हैं। मतलब कैसे, देखो एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन और एक होता है फिजन। ठीक है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने दोनों। ठीक है, होता क्या है देखो, फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन, संलयन, नाभिकीय संलयन, और इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, विखंडन। ठीक है, ठीक। फ्यूजन में क्या होता है भाई साहब, दो चीज होते हैं उनका टूटते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है H1 H1, मिलके क्या बनते हैं, ये बनते हैं भाई साहब हीलियम के एलिमेंट बनते हैं, हीलियम के जो मतलब परमाणु बनते हैं, प्लस एनर्जी इनमें जनरेट होती है। मतलब दो चीज मिलके जुड़ती है, टूटता नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो चीज मिलके जुड़ती है एनर्जी में, इसको बोल जाओ, हटा दो इसको। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक चीज मिलके टूटती है, मतलब जैसे यूरेनियम के, जैसे 92 235, ये सब किसमें, क्रिप्टन में बनेगा और बेरियम में टूटेंगे। मतलब इसमें तो दो चीज मिलके जुड़ते हैं और इसमें एक चीज मिलके टूटता है। समझ गए, समझ गए। आज तक धरती पर विश्व में किसी ने भी न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट नहीं की है। इससे सन जनरेट करता है एनर्जी। क्यों नहीं किए, क्योंकि एनर्जी जनरेट करने के लिए इसके लिए बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए, बहुत ही अधिक, जो कि आज तक विश्व में हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं। न्यूक्लियर जो फिजन होती है ना, उसका न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं ना, उनमें कौन सी एनर्जी किसका यूज होता है, तो न्यूक्लियर फिजन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी पर जी का मान क्या है। भाई साहब ये 8वीं क्लास का बच्चा बताते हैं। ये क्वेश्चन CHS में पूछा है, अग्निवीर में पूछा, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि ये सबको पता ये आएगा। मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद है इसका पोस्टमार्टम करना, इसके अंदर और क्वेश्चन निकाल ले। सबको पता है पृथ्वी पर जी, जी इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, देखो ये अपनी धरती माता है, मान लो ये अपनी अर्थ है, इससे हम ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, जी का मान डिक्रीज होगा। इस नीचे का तीर का अर्थ है मतलब कम होगा। ठीक है, रट लियो, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और नीचे जाने पर, नीचे जाने पर तब भी जी का मान कम होगा। मतलब धरती के जो सरफेस है ना, यहाँ पर तो जी है, जी का मान जी 9.8 है, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, और धरती के नीचे जाएंगे ना, मतलब ये धरती माता है तो इसके अंदर जाएंगे तब भी ये कम हो जाएगी। ठीक,
एक क्वेश्चन पूछा गया जी इज मैक्सिमम कहाँ पर होता है। जी का मान मैक्सिमम होता है भाई साहब कहाँ पर, पोल्स पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अग्निवीर आर्मी में 24 अप्रैल 2024 को, मतलब आज से 10 महीने पहले एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जी का मान मैक्सिमम। ऑप्शन थे इक्वेटर हो गए, पोल्स हो गए, या फिर कुछ और जो भी 2 ऑप्शन थे। और जी का मान मिनिमम कहाँ पर होता है, मिनिमम होता है भाई साहब इक्वेटर पर। ठीक है। और पोल्स पूछा गया, अगली बार पूछा जाएगा मिनिमम कहाँ पर, वो कहाँ पर है, इक्वेटर पर होते हैं। ठीक है। अब कहते हैं अर्थ रोटेट करती है, रोटेट ऐसे ऐसे घूमती है, तो रोटेट करने पर जी का मान क्या होता है, कम कम हो जाता है। जी इज डिक्रीज व्हेन अर्थ रोटेट्स। रोटेट, अर्थ तो भाई 24 घंटे रोटेट करती है, तो जी का मान अगर अर्थ रुक जाएगी ना, रोटेट करना बंद कर देगी, जब जी का मान बहुत अधिक हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक। एक ये छोटा जी है, एक आपने बड़ा जी भी सुना होगा। ये क्या होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। ये है ना ये जी, इसका मान घटता बढ़ता रहता है, मतलब बता दें यहाँ मैक्सिमम यहाँ मिनिमम फलाना दिखना। अलग अलग प्लैनेट्स पर जैसे जुपिटर हो गया, शुक्र ग्रह हो गए, फलाना उन पर अलग अलग होता है जी का मान। ठीक है। लेकिन जो ये जी है ना, इसके पूरे विश्व दुनिया कहीं चले जाओ, हर जगह एक ही मान मिलेगा। और ये पूछा गया था RRB कहाँ गया, ग्रुप डी में, कि जो जी का मान कितना होता है। इसका मान होता है भाई साहब रट लियो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी। ये होता है भाई साहब जी का मान। ठेठ यहाँ से शुरू करो, यहाँ खत्म करो, रट लियो, पूरे विश्व में एक ही होता है। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और था, ये जो जी की वैल्यू है ना, ये किसने दी थी, ये दी थी हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, एयरफोर्स में पूछा गया था, अग्निवीर में 2022 में पूछा गया था कि जी की वैल्यू किसने दी थी। जो ये वैल्यू ये दी थी हेनरी केवेंडिश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। गिरसनेश्वर, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, इनमें से कोई नहीं। भाई 2 बार पूछा जा चुका है, जीडी में और एमटीएस में पूछा है। देखो भाई, भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। आपको 12 के 12 याद करने पड़ेंगे, उनका नाम याद करना पड़ेगा, और वो कहाँ पर है ये भी याद करना पड़ेगा। सीधी बात है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए याद करना पड़ेगा। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी लिखा दूँ आपको 12। सबसे पहला आता है सोमनाथ। सोमनाथ ये कहाँ पर, ये भाई साहब गुजरात में। फिर आता है महाकालेश्वर, कालेश्वर, ये कहाँ पर है, ये है भाई साहब मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, UJJ उज्जैन। ये कहाँ पर, वहाँ पर है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। ठीक है। ये कहाँ पर है, सौराष्ट्र में है भाई, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। एक महाकालेश्वर मंदिर भाई साहब, मेरा बताए मन कर रहा है इस मंदिर में जाऊँ, क्यों जाऊँ, इसका एक रीजन है भाई साहब। मैं इंस्टा पर रील देखता हूँ, तो उसमें एक दिखाते हैं भाई, कोई भी प्लेयर होते हैं जो क्रिकेट का, जो किसी भी फॉर्म में नहीं चल रहा, तो वो जाता है महाकालेश्वर मंदिर, और अगली सीरीज में शतक ठोक देता है। पता नहीं भाई जादू है या कुछ है, उस मंदिर में भाई जाना पड़ेगा। एक बार मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि भाई एक फॉर्म भरूंगा उज्जैन का, जो एग्ज़ाम जो भी आएगा ना, एग्ज़ाम सिटी उज्जैन भरूंगा, फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस, लेकिन किसी कारणवश नहीं भरा। कोई नहीं, कभी ना कभी जाएंगे। ठीक है। फिर आता है भाई साहब ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पर, शिवपुरी में, शिवपुरी में। ठीक है। फिर आता है भाई साहब श्रीशैलम। श्रीशैलम ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एक है बैजनाथ, ये कहाँ पर है, ये है वर्ली, वर्ली महाराष्ट्र में। ठीक है। एक है भाई साहब अपना केदारनाथ, सबको पता है केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। केदारनाथ ही जगह का नाम है। एक अपना टिक टिक कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुए भाई साहब, ये तो नागेश्वर।
नागेश्वर ये कहाँ पर है? ये भी भाई साहब गुजरात में है। पक्का नहीं पता मेरे को प्रॉपर जगह कहाँ पर है, लेकिन गुजरात में इतना पता है। एक है त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर ये कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नासिक, नासिक पता है गोदावरी नदी है इसे निकलती है। त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से नासिक में, अब याद आ गया भाई साहब के। एक है भाई साहब भीम शंकर, भीम शंकर ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। एक है रामेश्वरम, रामेश्वरम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, ये भी सबको पता है। एक है भाई साहब गिरनेश्वर, गिरनेश्वरम ये कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुई यार, एक और बचा। हाँ असली तो यार बच ही गया, काशी विश्वनाथ ये कहाँ पर है? ये है भाई साहब वाराणसी में। ठीक, वाराणसी यूपी में। ठीक, अब सुनो मेरी बात, बात ये सुनो, अगर आगे कभी ये क्वेश्चन किस ज्योतिर्लिंग से क्वेश्चन पूछ ले और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आंख मीच के महाराष्ट्र कर देना। पहली बात सुनो, अगर आपको आंसर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत गणे हैं। देखो 1 2 3 4, 4 महाराष्ट्र में, 10 में से 4 तो महाराष्ट्र में है, तो आंख मीच के कर देना। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, एसएससी में ये नहीं पूछा गया, एसएससी में ये पूछा गया था कि भारत के दक्षिण में मतलब सबसे दक्षिण में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो सबसे दक्षिण तमिलनाडु में कौन सा? रामेश्वरम। ये क्वेश्चन पूछा है, देख लो क्या क्वेश्चन बना था। अब अपने मैं भाई 12 में से सिर्फ एक में गया हूँ, काशी विश्वनाथ। मैं गया था 2020 में, कब? 7 दिसंबर 2020 को मेरा एग्जाम था दिल्ली पुलिस का, तब मेरा वाराणसी सेंटर आया, तब गया था मैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भी गया था, देख रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेल में सर्वांगीण अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, किसी यूनिवर्सिटी को कौन सा मिलता है? देखो द्रोणाचार्य किसको मिलता है? ये बनता है गुरु को, कोच को मिलता है, जो बढ़िया कोच होगा उसको। ध्यानचंद ये खिलाड़ी को ही मिलता है। फिर आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये मिलते हैं। कैसे याद करोगे? भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम था। और उससे याद कर लो शिक्षा कहाँ मिलती है? यूनिवर्सिटी विद्यालय में शिक्षा मिलती है, विश्वविद्यालय में, तो उससे याद कर लो। कब शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ये शुरू हुआ था 1956 में। ठीक है। अरे एक है अर्जुन पुरस्कार, ये किसे मिला जाता है? ये मिला जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, इसके 5 साल बाद। और ये मिलता है लगातार 4 साल बढ़िया प्रदर्शन, लगातार 4 साल कोई बढ़िया प्रदर्शन करेगा ना किसी भी खेल में, उसे मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीपीयू में 2024 में, मतलब आज से सही 6 महीने पहले। ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार लगातार 4 वर्षों तक बढ़िया मतलब प्रदर्शन करने पर मिलता है, फलाना दिखना जो भी था, तो वो था अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है? पेंटिंग पूछ रहा है, उड़ीसा है कौन से? मधुबनी ये कहाँ की? ये भाई साहब बिहार की। भाई साहब एमटीएस में पूछा गया, सीएचएस में पूछा गया, स्टेनो में पूछा गया, देख लो 2022 में पूछा है, 2021। वर्ली कहाँ के हैं? वर्ली है एमएच महाराष्ट्र। मैंने आपको याद भी करा रखा है वर्ली। वर्ली कैसे याद कर लोगे? इंग्लिश में लिखेंगे तो WAR है। वर्ली महाराष्ट्र को महाराष्ट्र। हार गई कब? वार में, मतलब युद्ध में हार गई। वर्ली से याद करो, वार में हार, मतलब महाराष्ट्र। सांजी है यूपी की और पटचित्र है उड़ीसा की। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है पटचित्र उड़ीसा की, रट लो, कई बार पूछा गया है सीधा सीधा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक है? ये भाई साहब डुबरी से सादिया, डुबरी से सादिया। ठीक, किस नदी पर है? ये भाई साहब ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू होती है? यह होती है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश वाला नहीं, ये महाकालेश्वर जगह का नाम है तिब्बत में। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? वो है भाई साहब सांगपो नदी से। ठीक है, फिर क्या करती है ये भाई साहब? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। कहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है? नामचा बारुआ पर्वत से।
12वां पर्वत से। सीधा पूछेगा जो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से एंट्री करते, किस पर्वत से, हमसे 12वां से। ठीक है, फिर ये आगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक साइड से आएगी गंगा, एक से आएगी ब्रह्मपुत्र, ये चली जाएगी समुद्र बंगाल खाड़ी में। गंगा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा को नाम जाना जाता है पद्मा नाम से। ब्रह्मपुत्र को नाम जाता है बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना नाम से। ठीक है, और दोनों को मिलने के बाद इस लाइन को क्या जाना जाता है? मेघना नाम से। ठीक है, अब आता है नेशनल वाटरवे 1। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये भाई साहब नदी कौन सी है? ये है गंगा नदी पर है, और वो क्या, हुबली नदी पर। हुबली नदी पर कहाँ से कहाँ तक है? ये है भाई साहब प्रयागराज। प्रयागराज से लेकर कहाँ तक? वो हुगली हुबली मतलब हुगली तक ही है। हल्दिया बोल दिया, हल्दिया तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यही है NH1, प्रयागराज से हल्दिया तक लगभग 1600 के आसपास मीटर। फिर आता है NW नेशनल वाटर 2, ये दो बता दिया, डुबरी सादिया। ठीक, एक याद कर लो NH4 NW4, ये कहाँ पर है? ये है भाई साहब कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पर है। ठीक है, ठीक है, एक याद कर लो नेशनल वाटरवे 6, ये कहाँ पर है? ये है बराक नदी पर। बराक नदी ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्ट की नदी है, उत्तर पूर्व भारत की, उत्तर पूर्व भारत की नदी है। ठीक है, भारत वहाँ पर है, असम त्रिपुरा मेघालय वहाँ की साइड बहती है, वहाँ है ये। ठीक है, अब आता है सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा NW नेशनल वाटरवे वो है भाई साहब 1। और सबसे छोटा कौन सा है? ये है भाई साहब 69वां NW 69। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, 1 बता दिया, गंगा में, हुगली में। और कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS में 2021 वाले में और RPF SI में कि कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से मतलब इलाहाबाद से हल्दिया, जहाँ पर कुंभ मेला भर रहा है। आज का भाई लास्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो भाई बोमडिला कहाँ पर है? ये है भाई साहब अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे याद कर लो, 3 दर्रे कौन कौन से? एक तो यही कर लो बोमडिला, एक याद कर लो बुमला, बुमला दर्रा। ठीक है, और एक याद कर लो दिफू दर्रा। याद भी करवाऊंगा, कैसे कर लो देखो। ये अपना यहाँ बना दो चित्र, भारत है, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं हरियाणा कहूँ, तो मैं अरुणाचल प्रदेश से नफरत करता हूँ। कि याद करने का तरीका है, मैं पहले वो हेडफोन लगा लो भाई, फिर मत कहना पापा ने पीट दिया। तो मैं कहूँगा अरुणाचल प्रदेश के हट भोसड़ी के, भोसड़ी के निकल यहाँ से, भारत को छोड़ भोसड़ी के। मतलब बोमडिला, बोमशडीला, भोसडीला ऐसे याद हो रहा है, भोसडीला डिफू मतलब भोसड़ी के दफा हो यहाँ से, मतलब भारत को छोड़ दे, भारत से दफा हो। दिफू दर्रा कहाँ पर? यहाँ पर। भाई याद करने का तरीका है, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक, बुमला दर्रा यही है। एक आता है भाई साहब सिक्किम में भी 2-3 दर्रे हैं, एक तो याद कर लो, टिक टिक टिक, अरे यार खारदू नहीं नहीं, वो तो लद्दाख का है। सिक्किम का कर लो नाथुला दर्रा, नाथुला। अरे एक वो कर लो, अरे यार जेलेपला, जेलेपला दर्रा कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, ठीक है, एक कर लो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का याद करो सिप किला दर्रा, सिप किला, सिप किला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। लद्दाख के भी 1-2 याद कर लो, लद्दाख में कौन कौन सा है? एक तो है भाई साहब खारदुंग, खारदुंग, एक है भाई साहब चांगला दर्रा। ठीक है, ठीक है, दिफू दर्रा करा दिया, करा दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL में 2019 में कि जो दिफू दर्रा है ना, ये ट्राई जंक्शन है, किसका है भाई साहब? ट्राई जंक्शन है। मतलब यहाँ पर इंडिया की सीमा भी बनती है, चाइना की आती है और म्यांमार की आती है। इन तीनों की सीमा पर है ये तीनों, ये रहा, ये रहा, ऐसे कुछ है। तो वहाँ पर इंडिया की सीमा भी है, चाइना की और म्यांमार। कौन सा दर्रा है? तो वो आएगा दिफू दर्रा। एक दर्रा और याद कर लो, CDS में पूछा गया था, एक है भाई साहब बोलन दर्रा। ये कहाँ पर है? ये है भाई साहब पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पर? सुलेमान रेंज में,
सुलेमान। अरे ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, इसमें क्या कहा करे, सीडीएस में पूछा गया 2023 में कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में। ठीक है, ये उत्तराखंड का नहीं करा एक भी, करा नहीं। एक याद कर लो, उत्तराखंड का कौन सा, लिप्पू लेक, लिप्पू लेक दर्रा। ठीक है भाई साहब, फिलहाल अपनी 55 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो भाई साहब पहली बात तो अगर आप 55 मिनट से मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। ठीक है भाई, लाइक करो शेयर करो सब भाई, बहुत अधिक मेहनत लगती है, बहुत घनी। मैंने घुसूँ भाई, फिलहाल मेरा बोलने नहीं जा रहा, मतलब सांस भी नहीं ले जा रहा भाई, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहले तो क्या करता हूँ भाई, क्वेश्चन ढूंढ, ठीक है देख लो 20 क्वेश्चन ढूंढ रही, फिर क्या करूँ, लिखो सो कॉपी में, फिर इन देखो सक भाई कौन सा क्वेश्चन कब पूछोगे, फिर देखो भाई बेस्ट सी बेस्ट क्या क्वेश्चन सी के और क्वेश्चन के बन सके, जैसे भी यो क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन जो इतना सारा के बन सके वो सारा, मतलब पहले खुद प्रिपेयर करूँ और फिर आपने लिखो, और फिर 1 घंटा की वीडियो बनाऊँ और फिर जाकर अपलोड करूँ। अपलोड में भी भाई वो थंबनेल बनाऊँ और भी कई सांग रीच कभी कहीं शेयर करूँ, और फिर यार थम व्यूज़ भी नहीं दे रहा, गलत बात से ना। टेलीग्राम पे या पीडीएफ सारी टेलीग्राम पे डाल लो, उसको देख लियो जाके, इंस्टाग्राम और ज्वाइन कर लियो, परीक्षा नगर यही नाम है। बाकी धन्यवाद।